नमस्ते, जय हिंद। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं द एस्पिरेंट पॉडकास्ट पे। आज हम ज्योग्राफी पॉडकास्ट को ही कंटिन्यू करते हुए राजेश भदौरिया सर के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इसी पर रह के बात करूं तो यूपी के विभिन्न भागों से माइग्रेंट्स आते हैं बसने के लिए, तो उनको क्या आकर्षित करता है? नहीं, शहरों में आते हैं बसने के लिए, संभवतः आप ये कहना चाह रहे हैं। और यूपी तो गांव का प्रदेश है। शहरों का मूल कारण होता है कि यहाँ पर विकास की संभावनाएं अधिक है। सुना होगा आपने शहरों को ग्रोथ इंजन कहा जाता है, क्योंकि उनके पास विकसित आधारभूत ढांचा है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल है, कैपिटल है। तो जिसके पास रोजगार नहीं है, गांव शिक्षा नहीं है, सुअवसर नहीं है विकास का, इन सबके लालच में या स्वास्थ्य के लिए ही शहरों की ओर आता है। स्वास्थ्य के बजाय हमें चिकित्सा कहना चाहिए, उसके लिए शहरों की ओर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। ये एक और विकास की नब्ज कहा जा सकता है, लेकिन ये नब्ज ज्यादा फास्ट चल रही है। और अगर नब्ज ज्यादा तीव्र होती तब भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, नब्ज स्लो हो जाती तब भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एक मॉडरेटेड पिच पर होना चाहिए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ओवर अर्बनाइजेशन हो रहा है, आउट ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर हो रहा है, जिसमें अर्बन प्लानिंग धराशायी हो रही, जो उनका अर्बन डेवलपमेंट ढांचा है वो टूट रहा है, जिससे अनियोजित बस्तियां, जिन्हें हम अनप्लान्ड सेटलमेंट कह रहे हैं, नगरों के आसपास वो डेवलप हो रहे। दे आर डिटेरियोरेटिंग द नेचुरल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर द कोर ऑफ द सिटी। तो वो शहर का जो कोर होता है उसकी प्राकृतिक दशाओं को प्रभावित कर रहे हैं। फ्रेश एयर की कमी हो रही, जनसंख्या दबाव नगर के केंद्रीय भाग पर बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि परिधि की ओर से ही दबाव बढ़ता चला। इसके लिए नगरों के सैनिटेशन पर कुछ प्रभाव पड़ता है, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, यानी जो सिविक एमिनिटीज नगर में जो की उन्होंने अपेक्षा की थी, गांव से आए थे, उनके आने से ही वही सिविक एमिनिटीज यहाँ धराशायी होने लगे। तो जो मेन पर्पस है फॉर द बेटरनेस, दे हैव मूव्ड, दे हैव माइग्रेटेड फॉर द बेटरनेस, मेन पर्पस ही धराशायी हो जाता है, गेट ऑटोमेटिकली डिफीटेड। सो प्राइमा फेसाई it is the fast pace of development, but its pulsation is not normal. तो विकास के नब्ज है, धड़क रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये धड़कन की दर सामान्य नहीं। इसे सामान्य बनाने के लिए हमें मॉडरेटेड पेस पर आना पड़ेगा। सर, तो इसके सॉल्यूशंस अगर मैं जान, सिंपल सॉल्यूशंस हैं कि those people who are seeking the employment, they must be given at their own places. Obviously, they cannot move forward. The people migrating for the education and medical treatment, etc., they must be given over there. Government of UP have already declared one medical college in one district. So things are in the running phase. But actually they take their own time to realize at the ground. तो धरातल पर उन्हें वास्तविकता में उतरने के लिए एक समय लगेगा। And we are actually in the fast phase of the transformation. Not only the UP, the entire India, पूरा भारत ही वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और हम लोग तो साहब बीच में नॉर्दर्न पार्ट पर है। तय है कि उत्तर प्रदेश को तो इंडिया का सैंपल कहा जाता है। ये बात हमने ऐसे ही नहीं, चलने में इमोशनल स्टेटमेंट हमारा नहीं है। अगर आप इंडिया का नेशनल एजुकेशन रेट देखें, दैट इज वेरी क्लोज टू द लिटरेसी ऑफ यूपी। ग्रोथ रेट देखें इंडिया का, दैट इज वेरी क्लोज टू द ग्रोथ रेट ऑफ यूके। तो ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश के डेटा होते हैं वो हमारे नेशनल एवरेज के आसपास होते हैं। कुछ ही क्षेत्रों में हम नेशनल एवरेज से थोड़ा आगे हैं। अदरवाइज हम नेशनल यूपी हैज मेंटेन्ड द पेस ऑफ डेवलपमेंट विद इंडिया, एंड इंडिया इज ग्रोइंग फॉर डेवलपमेंट, यूपी इज ऑल्सो, एंड इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, यूपी इज टू। यूपी में भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही, वो भी बढ़ रही। तो यूपी को पढ़ करके हम इंडिया के बारे में समझ सकते, इंडिया को पढ़ करके हम वर्ल्ड के बारे में समझ सकते। ये इतना बढ़िया कोरिलेशन है
कि जिसके बेस पर जो हमारे कंसेप्ट डेवलप होंगे, बस एरिया बढ़ता चला जाए। अगर हम सामाजिक आर्थिक ढांचे में देखेंगे तो जीएस का पेपर 3rd इंडिया में मदद करेगा, और यहां सामाजिक आर्थिक ढांचे पर जाएंगे तो फिर हमारा पेपर 6th यूपी में वो मदद करेगा, ज्योग्राफी से यहाँ रिलेटेड है। और वहां तो जो कंसेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी के, वो जीएस पेपर 1 में आता। तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है, और हम तो यही कहेंगे कि ऑप्शनल हटने से यूपी के एस्पायरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। तो एकदम ऑफ द ट्रैक जाकर के कुछ लोग ऑप्शनल रख लेते थे इस लालच में कि हम कुछ बहुत अच्छा करके ऑप्शनल में बहुत स्कोर कर लेंगे। मेजॉरिटी हतोत्साहित होती थी, 1-2 टॉपर को देख करके लोग उत्साहित हो जाते। एक और बड़ा भ्रम होता, हमें हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर चुन भी रहे हैं आईएएस के लिए, तो ऐसा चुने जो हमको जीएस में बहुत मदद करे, क्योंकि जीएस का जो मार्क्स एरिया है वो बहुत ज्यादा है, और यहां हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते अगर यूपीएससी वो दे रहे हैं तो। अब यूपीएससी में ही आप देखेंगे तो जीएस और ऑप्शनल के बीच 1:2 का रेशियो। अब यूपीपीसीएस में तो है ही नहीं, तो वहां उस पर बात ही करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसलिए यहाँ यूपी में ऑप्शनल रखने को लेके केवल तैयारी की स्ट्रेटजी में थोड़ा परिवर्तन करना है, और कोई खास इस पर चिंता की बात नहीं है। मैं फिर इस चीज को कहूँ तो एक मैसेज हमारे पॉडकास्ट लिसनर के लिए, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है यूपीएससी के लिए, तो सर का जैसे मैसेज था कि आप पहले एक बार जीएस पढ़ लें, उसके बाद ट्राई करें कि ऑप्शनल आप चूज करें। यस, जीएस में बहुत सारे एरिया आप पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, एक बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि आप केवल जीएस पढ़ें। और जीएस पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि हम किस एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल, कहां हमको किताब की कम जरूरत पड़ती है और फिर भी हम अच्छा लिख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी एरिया को आप अपना ऑप्शनल बनाओ। ये आईएएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, और जो इतने कम एज ग्रुप में है तो उन्हें आप यूपीएससी देना चाहिए बिल्कुल, कि अटेम्प्ट है, एज है, तो ऑलवेज स्ट्राइक फॉर द बेस्ट। सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक कोरिलेशन है यूपी का इंडिया से, इंडिया का वर्ल्ड से। तो सेम यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया है, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सबकॉन्टिनेंट। यस, तो इसको थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करके किस तरीके से और बताया जा सकता है? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर इसे थॉरोली देखें तो। कॉन्टिनेंट की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये होती है कि कॉन्टिनेंट की अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, उसके अपनी ज्योग्राफिकल आउटलाइंस होते हैं। इंडिया के पास अपने सर्टेन ज्योग्राफिकल आउटलाइंस, वेस्टर्न में हिंद कुश है, ईस्टर्न में अराकान युमा है, दक्षिण में इंडियन ओशन है, नॉर्थ में हिमालयास है। तो किसी भी एक महाद्वीप के पास अपनी निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं, तो भारत के और उसके आसपास के देशों के पास एक ऐसी विशाल भूमि है जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं, इसलिए इसे हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह दिया है। एंड दिस वास्ट लैंड इज शेयर्ड बाय द वेस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। A continent may have the close or associated islands, just like the Sri Lanka, Maldives. तो किसी एक कॉन्टिनेंट की जितनी भी विशेषताएं हो सकती हैं, वो इस भूमि के पास हैं, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द इकोनॉमिक लेवल्स बिटवीन द टू रीजन्स, दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमताएं भी है, सामाजिक विषमताएं भी है, जलवायु विविधता भी है। तो किसी एक महाद्वीप की जितनी विशेषताएं हो सकती हैं, ये एशिया महाद्वीप का एक ऐसा भूभाग है, महाद्वीप तो नहीं है, कॉन्टिनेंट तो नहीं है, लेकिन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा भूभाग है जिसके पास महाद्वीप की सारी विशेषताएं विद्यमान है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस महाद्वीप का एक इतना लंबा चौड़ा विस्तृत इतिहास है जो किसी एक महाद्वीप का, बड़े महाद्वीप का हो सकता है, लेकिन भारत का इतिहास किसी भी महाद्वीप के इतिहास से कम नहीं। तो चाहे हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भूवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी आधार पर कहें, तो भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर के एक महाद्वीप की छवि प्रकट करते हैं,
विशुद्धता ये महाद्वीप है नहीं, लेकिन महाद्वीप के बिल्कुल निकट है। निकट को हम उपशब्द से कहते हैं, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा। मैं वापस आना चाहूंगा उत्तर प्रदेश को। सर, बुंदेलखंड की कल्चरल डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बहुत है और इसी पर ही यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था। तो सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भूभाग है जहां हमें विषम धरातल अनइवन सरफेस मिलता है। वहां शॉर्टेज ऑफ वाटर भी है, जल की कमी है, फर्टाइल सॉइल एरिया भी कम। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर प्राकृतिक जो सुविधाएं और संसाधन है अपेक्षा से कम है, चैलेंजेस ज्यादा है। अगर कोई ऐसा एक प्राकृतिक भूदृश्य है जो मानव के लिए सुविधाएं कम, चुनौतियां ज्यादा दे, तो ये उसे साहसी बना, डिसीजन मेकिंग में उसे और ज्यादा आगे बढ़ा दे, स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर। अब जब हम स्वावलंबी बनेंगे तो स्थानीय साधनों पर ही नजर डालें, और जब स्थानीय साधनों पर जाएंगे तो फिर हमें लोकल इज वोकल पर जाना पड़ेगा। और भारतीय भूमि की विशेषता क्षेत्रवाद नहीं, भारतीय भूमि की विशेषता स्थानिकतावाद है। लोकलिज्म इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटी। यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया have their local units, they don't have the regions. यहाँ क्षेत्रीय जो पहचान है वो नहीं है, पहचान एक ही है, भारतीय। लेकिन ये भारतीयता असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, जो किसी एक प्रांत के अंदर कई छोटी इकाइयां हो सकती हैं। बुंदेलखंड यूपी का वही भाग है। ये मध्य भूमि के सांस्कृतिक तत्वों का निर्वहन करता है। ये लोग अपनी संस्कृति में स्थानीय कारकों पर अधिक ध्यान देते, अपने जीवन यापन में स्थानीय उत्पादन और स्थानीय विशेषताओं पर गौर करते। अगर बुंदेलखंड की ये सीख, उसकी स्वावलंबन, उसका स्वाभिमान, स्थानिकता पर भरोसा, अगर इसे आधार बनाया जाए तो यही जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्लोगन उछाला गया है, लोकल और वोकल, उसकी सार्थकता दिखाई देगी। केरल का एक गांव अपने आप में स्वयंभू होना चाहे, ऑटोनोमस होना चाहे, तो उसकी अपनी मौलिक जरूरतें स्थानीय साधनों से हो जाए। तकनीक और इनोवेशन के द्वारा जो सरप्लस प्रोडक्शन हो वो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जाए। इट कैन कैरी द सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज व्हाट वी एंजॉयड इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में भारत के गांव एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं थे, अंतरराष्ट्रीय बाजार भारत के गांव पर निर्भर। और अगर इस चीज को हमें दोबारा रियलाइज करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल चेंज करने होंगे, लोकल इज वोकल को बढ़ाना पड़ेगा। लोकलिज्म, स्थानीयवाद जिसे हम कहते हैं, स्थानिकता का सिद्धांत कहना चाहिए, वाद नहीं, बात थोड़ा निगेटिव सेंस में जाता है। स्थानिकता का सिद्धांत बुंदेलखंड की संस्कृति का एक हिस्सा है, जो अन्य क्षेत्रों को भी स्थानिकता का पाठ पढ़ाता है। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि बुंदेलखंड की भाषा बहुत अच्छी है या बुंदेलखंड का रहन सहन बहुत अच्छा है। हर जगह का उसके अपने भूगोल में भाषा और रहन सहन उत्तम होता है, इसीलिए ये सैकड़ों वर्षों में वहां पर धीरे धीरे विकसित हुआ है। रिफ्रेनमेंट, गलत चीजें जो लोकल चीजों से मैच नहीं करती अपने आप कट छट कर अलग हो जाती। सिर्फ वही चीजें वहां विद्यमान रह सकती हैं, परसिस्ट कर सकती हैं जो वहां के प्राकृतिक तत्वों के अनुकूल है। इसीलिए कल्चर जो होता है उसमें इटर्निटी होती है, उसमें परसिस्टेंसी होती है। सिविलाइजेशन इज डिफरेंट। सिविलाइजेशन कैन बी इम्पोज्ड, कल्चर कांट बी इम्पोज्ड। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इन सिटू फैक्टर्स। ये अपने स्वस्थानिक कारकों पर निर्भर होता है। तो सांस्कृतिक विविधता बनाए रखना, अन्य संस्कृतियों से संबद्ध होना, तो एकता किसमें, विविधता में, यही मूल तत्व है। केवल जब भी प्रश्न बनते कोई रीजन विशेष को लेकर नहीं बनते, प्रश्न ये होते हैं कि क्या हम यूपी या भारत के किसी भी एक क्षेत्र को या बुंदेलखंड को भारतीयता से कैसे जोड़ें। बुंदेलखंड या यूपी भारत से बाहर नहीं है। हमें ये समझना और लिखना है कि ये भारत का इंटेग्रल पार्ट है। हमें पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना, चाहे हम जेएंडके की ही बात करें, जेएंडके में भारतीयता के सारे लक्षण हैं,
तो जो भी फॉरेन या इम्पोज्ड फैक्टर्स होंगे, अगर हम भारतीयता या स्थानिकता के लक्षण को बढ़ा देंगे, क्षेत्रवाद नहीं, वो डिफरेंट थिंग है, वो पॉलिटिकल मैटर ज्यादा है। तो जेएनके के केसर को अगर हम आगे बढ़ाओगे, वो कश्मीरी है। जेएनके में वूल एंड कारपेट इंडस्ट्री है श्रीनगर की, तो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ा के हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। इसी तरह बुंदेलखंड में है, उसके अपने कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय मांग है। जैसे बांदा जिले में केन के तलैटी पर मिलने वाला पत्थर है सजल स्टोन, तो वो सजल स्टोन पर कलाकारी होती, वो हैंडीक्राफ्ट का पार्ट है। और हैंडीक्राफ्ट हमारे समाज के सबसे निचले हिस्से को जाके स्ट्राइक करता है। ये हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल में भी रख सकते हैं। हमें अपने मेन कंसेप्ट वही रखने हैं जो हमने इंडिया या वर्ल्ड को दिमाग में रखा है। अब वही ग्लोबल या नेशनल पॉलिसीज को हमें बिल्कुल लोकल लेवल पर लागू करना है। दिस इज द थीम ऑफ लोकल इज वोकल। लोकल इज वोकल इज नॉट ओनली द जीआई टैग, इट मे बी द जीआई टैग। ये है कन्नौज का इत्र है, उसे हम प्रमोट कर सकते। वैसे भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसे और ज्यादा करें तो फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं। सर मुझे लगता है यही सोच के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ओडीओपी तो है ही। जी सर। सर मैं अगर अभी बात करता हूँ बुंदेलखंड की, हम लोगों ने बात की सोनभद्र रीजन की, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वहां पे काफी सारी समस्याएं हैं और उनके समस्याओं के कुछ कारक हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारक हैं और हम उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको सॉल्व किया जा सकता है। कि जो फैक्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ना हमें कह करके हमें वास्तव में गवर्नेंस के लेवल पर वो सॉल्व है, नॉट बाय द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट वुड बी द पार्ट ऑफ दैट। हमें यहाँ पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट है, आम जनता का, आम जनमानस का, वो बढ़ाना। जैसे वहां के साधन है, लोकल लोगों को लगे कि उन साधनों का उपयोग हम ही कर रहे हैं। तो सोनभद्र में तो जो इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत नक्सलवाद का, अब समय खत्म हो जाए, तो जो गवर्नेंस मॉडल आ रहे हैं, खासकर गुड गवर्नेंस मॉडल रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल इंसर्जेंसी काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों की भूमिका बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो गुड गवर्नेंस का जो ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय मॉडल है, 8 विशेषताएं, वो सीधा लागू कर सकते। आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप हमारे ध्येय आईएएस आलमबाग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी का कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।